Hello friends, welcome back to our channel UPSC Decode where we decode polity through conceptual clarity. लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक जो भी हर एक एक्ट था उसके प्रोविजन को, उसके बैकग्राउंड को, उसके सिग्निफिकेंस को, उसकी लिमिटेशन को काफी डिटेल वे में देखा। फिर हर एक वीडियो के लास्ट में हमने उसका बुलेट पॉइंट देखा और साथ ही साथ हर एक वीडियो के बाद मैंने आप लोगों को उस वीडियो से रिलेटेड टेस्ट प्री के बेसिस पे और मेंस के बेसिस पे प्रोवाइड कर दिए। और फाइनली जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो कलेक्टिव टेस्ट है हर एक टॉपिक से रिलेटेड उसमें लगभग 50 क्वेश्चन है और मेंस के उसमें 10 क्वेश्चन है। वो मैंने आप लोगों को पीडीएफ के तौर पे टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया है। आज जो हम लोग का डिस्कशन होने वाला है वह होगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन देखेंगे। फिर अगला जो टॉपिक होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्किंग प्रोसेस कैसा था। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या चेंजेस हुए। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए। जो इंपॉर्टेंट कमिटीज थी, मेजर कमिटीज, माइनर कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ इसका इनएक्टमेंट और एनफोर्समेंट कैसे हुआ। फिर इसका क्रिटिसिज्म हम लोग देखेंगे और फाइनली वीडियो के लास्ट में आपको 10 प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन और 2 मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं जिससे आप लोग इसको रिवीजन के लिए या फिर माइंड में लंबे समय तक रिटेन करने के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। So let's dive into the details of making of the constitution. सबसे पहला जो सब टॉपिक आता है वह है डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी आखिरकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कैसे उठनी स्टार्ट हुई। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप सिंपली एक बात सोचिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना जो सालों तक, सदियों तक चले और वो भी भारत जैसे डाइवर्स देश को गवर्न करे, ऐसे डॉक्यूमेंट को बनाना एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, लेकिन हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस काम को काफी बढ़िया तरीके से किया। और यह जो हमारा चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह केवल डेट और नेम के बारे में नहीं है, ये उस विजन को, उन स्ट्रगल और उस मेटिकुलस मेहनत के बारे में है जो दुनिया का सबसे लंबा संविधान लिखने के लिए जरूरी था। इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि हमारे डेमोक्रेसी की स्पिरिट को ट्रूली अप्रिशिएट करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 जो है लक्ष्मीकांत बुक की, उसके हर एक क्रूशियल डिटेल को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, और जो सबसे पहला टॉपिक आता है डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा की मांग। तो अब देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी भी देश के संविधान को लिखने के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए एक सभा की जरूरत होती है, एक बॉडी की जरूरत होती है। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब हमारी कहानी शुरू होती है 1934 से। इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर थे एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। वो सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को 1934 में प्रपोज किया। आप एक बात यहाँ पे सोच सकते हैं, ये एक ऐसा प्रपोजल था जिसके तहत इंडियंस को अपना फ्यूचर खुद ड्राफ्ट करना था और वो भी बिना किसी ब्रिटिश इंटरफेरेंस के। अब एमएन रॉय के विजन को फॉलो करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार 1935 में ऑफिशियली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की ताकि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सके। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। आप सिंपली इसको एक लाइन की तरह मत पढ़ो, आप इसके पीछे का एनालिसिस करो। यह एक बहुत बड़ा स्टेप था क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के आइडिया से एक कलेक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल डिमांड में कन्वर्ट हो गया। जो एमएन रॉय ने डिमांड किया था इंडिविजुअल पर्सन थे, अब ये पॉलिटिकल पार्टी जो है अब ये उसका डिमांड ऑफिशियल तरीके से कर रही है। इसके बाद आता है नेहरू स्टेटमेंट। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से यह डिक्लेयर किया कि फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन
बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फ्रेम किया जाएगा। और यह जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यह जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, यह एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होगी। यानी एडल्ट फ्रेंचाइज का सिंपल मतलब आप समझ जाओ कि ना कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना रिलीजन के बेसिस पे, ना रेस के बेसिस पे, ना सेक्स के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है। सॉरी। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया जाएगा और वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। अब ये तो इंडियंस की डिमांड थी। अब आखिरकार ब्रिटिशर्स का इस पे क्या रिस्पॉन्स था? स्टार्टिंग में जो ब्रिटिशर्स थे वो इस मैटर से को लेकर हेसिटेंट थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू जब हो रहा था, 1939 से इसका स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जियोपॉलिटिकल जो लैंडस्केप था वो काफी तेजी से बदल रहा था और फाइनली अगस्त 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग को एक्सेप्ट किया और इसे अगस्त ऑफर के नाम से जाना गया। लेकिन जो ये अगस्त ऑफर था इसमें कुछ शर्तें थी। ये लार्जली पोस्ट वॉर प्रॉमिस थी, यानी इसमें जो भी प्रॉमिस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा उसमें यह बोला गया था कि जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाएगा तब ब्रिटिशर्स क्या क्या करेंगे। इस कारण से ये भी रिजेक्ट हो गया। अब वर्ल्ड वॉर टू के दौरान 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा एक प्रपोजल के साथ। इसे क्रिप्स मिशन बोला जाता है। ठीक है। यानी क्रिप्स मिशन का टाइम पीरियड क्या है? तो 1942। क्रिप्स मिशन ने यह कहा कि वार के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो कि भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। लेकिन फिर इसमें भी इशू थे। ये जो क्रिप्स मिशन था इसमें भी कुछ प्रॉब्लम थे। इसने इंडियन लीडर्स के इमीडिएट कंसर्न को पूरी तरह से एड्रेस नहीं किया और साथ ही साथ इसमें जो प्रिंसली स्टेट थे उनको ऑप्ट आउट करने का प्रोविजन भी दिया गया और यह एक मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन था। अब जो असली ब्रेक थ्रू है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड वो आता है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में इंडिया पहुंचता है। ठीक है। अब यह जो कैबिनेट मिशन प्लान है ना, इसमें 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इनका काम यह था कि जो इंडिपेंडेंट भारत आजाद होगा उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयार करना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। तो इसमें यह बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके लिए कॉन्क्रीट स्कीम जो था वो फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा लाया गया और इसने जो मुस्लिम लीग के द्वारा डिमांड की जा रही थी सेपरेट असेंबली की, उस डिमांड को इसने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आप एक बात यहाँ पे नोटिस करना कि स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग, ठीक है, और कांग्रेस दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इस बात को ध्यान में रखना, मतलब स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया, साथ ही साथ कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग इससे पीछे हट जाती है और फिर उसका जो एक्शन है वो डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं फाइनली ये बात कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की जो जर्नी है वो एमएन रॉय के इंडिविजुअल विजन से शुरू हुई। कांग्रेस ने इसे आगे बढ़ाया, नेहरू ने इसको एडल्ट फ्रेंचाइज के आइडिया से रिफाइन किया और फाइनली अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन के बाद 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान था जिसने इसके फॉर्मेशन के लिए एक कॉन्क्रीट फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। तो अब हमने यह देखा कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का रास्ता कैसे साफ हुआ, भले ही उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज बाद में आती है। अब सवाल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसकी संरचना कैसी होगी, यानी उसका कॉम्पोजिशन कैसा होगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसका कॉम्पोजिशन कैसा होगा, कौन होंगे वो लोग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखने वाले थे और आखिरकार इन नींव रखने वाले लोगों को इलेक्ट कैसे किया गया। तो इस पे अब हमारा अगला सब टॉपिक आता है, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा की संरचना।
तो अब देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अगर इसके टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें 389 मेंबर्स थे। अब इन 389 मेंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आने वाले थे, और दूसरा उस समय जो प्रिंसली स्टेट थी उससे जो लोग नॉमिनेट होने वाले थे। तो जो ब्रिटिश इंडिया था, यहां से लगभग 296 मेंबर्स इलेक्ट होने वाले थे, और जो प्रिंसली स्टेट है यहां से 93 सीट्स इनको नॉमिनेट करना था, यानी प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे। अब ब्रिटिश इंडिया को जो 296 सीट्स अलॉट की गई थी, इसमें से 292 मेंबर्स उस समय के 11 प्रोविंसेस से चुने जाने थे, और उस समय 4 चीफ कमिश्नरी से, जैसे कि दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, यहां से 4 मेंबर इलेक्ट होने वाले थे। यानी कि जो 296 सीट अलॉट की गई हैं, वहां से 292 मेंबर्स गवर्नर की प्रोविंस से आएंगे, ब्रिटिश प्रोविंस से, और 4 मेंबर चीफ कमिश्नरी से नॉमिनेट होंगे। अब जो प्रिंसली स्टेट है, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। प्रिंसली स्टेट में इलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे नॉमिनेशन होगा, और इनके लिए 93 सीट्स हैं। यानी सीट्स अलॉट करने की जो बात की गई थी उसका बेसिस क्या था? तो हर प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स मिली थी। यानी जो सीट्स का बेसिस क्या था, यानी सबसे पहला पॉइंट कंपोजिशन में हमने ये देखा कि 389 सीट्स टोटल अलॉट की गई थी स्टार्टिंग में, जिसमें से 296 सीट्स जो है वो ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडिया से को अलॉट की गई, और 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई। अब ये जो सीट्स हैं, इनका बेसिस क्या है? आखिरकार सीट अलॉट करने का बेसिस क्या था? तो प्रत्येक प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स मिली हुई थी। यानी कि जो प्रत्येक प्रिंसली स्टेट था और प्रत्येक जो प्रोविंस था, उनको पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स मिली हुई थी। रफली अगर बात किया जाए तो प्रत्येक 10 लाख यानी 1 मिलियन की पॉपुलेशन पर एक सीट अलॉट की गई थी। यानी कोई एरिया है, उस एरिया में लगभग 10 लाख लोग हैं, तो इनका रिप्रेजेंटेशन एक मेंबर करेगा। यानी 10 लाख लोगों पर 1 मिलियन लोगों पर एक सीट अलॉट की गई थी। इस बात को ध्यान में रखना है। और ये बात इंश्योर करता था कि अलग अलग रिलीजियस और कम्युनिटीज को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले। यानी देखो, जो 10 लाख मेंबर्स, 10 लाख लोग पॉपुलेशन पे जो सीट अलॉट की गई थी एक, उसमें इस बात का भी ध्यान रखना था कि अलग अलग रीजन और अलग अलग कम्युनिटीज को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है। अब जो मेथड ऑफ इलेक्शन, अब देखो ये 4th पॉइंट में कम्युनिटी वाइज। ठीक है। अब देखो जो मेथड ऑफ इलेक्शन है, यानी सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा? टोटल नंबर ऑफ सीट्स 389। फिर हमने दूसरा देखा कि आखिरकार इस सीट्स, ये जो 389 सीट्स है, इनका बेसिस क्या है? तो वो रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में इसको अलॉट किया गया था। अब जो मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होगा, यानी इनको चुना कैसे जाएगा, आखिरकार अब मेंबर्स को चुना कैसे गया, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था। अब वो कैसे किया गया था? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, उन लोगों ने इनको चुना था, और इसमें जो वोटिंग था, उस वोटिंग का तरीका था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये वही सिस्टम है जो आज हम राज्यसभा इलेक्शन में देखते हैं। ठीक है। फिर जो हर ब्रिटिश प्रोविंस था, उसमें अलॉटेड सीट्स को 3 कम्युनिटी में डिवाइड किया गया था: जनरल, मुस्लिम और सिख। देखो, जनरल, मुस्लिम और सिख्स। अब ये जो जनरल कैटेगरी है ना, इसमें हिंदू, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, पारसी और दूसरे सभी कोई शामिल थे। मुस्लिम और सिख जो है, ये फिर एक तीसरा कैटेगरी, मतलब दूसरा कैटेगरी हो गया मुस्लिम और तीसरा हो गया सिख। और ये जो सिख है ना, सिर्फ पंजाब में सिख्स के लिए रिजर्व सीट थी। इस बात को ध्यान में रखना है। और जो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट के 93 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ये बात मैंने अभी आपको पहले बताई है। प्रिंसली स्टेट में 93 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और उन्हें उनके रिस्पेक्टिव प्रिंसली स्टेट के हेड के द्वारा नॉमिनेट किया जाना था। यानी जो प्रिंसली स्टेट में 93 रिप्रेजेंटेटिव हैं,
वो इलेक्ट नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनका नॉमिनेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए, प्रोविंशियल असेंबली से मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए। और एक और चीज देखो यहाँ पे आयरनी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं उनको चुनने वाली थी, लेकिन ये खुद जो प्रोविंशियल असेंबली है, ये इसका जब इलेक्शन हुआ था, इसमें जब मेंबर्स आए थे, तो ये लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेसिस पे आए थे। यानी कि उस समय हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को जिन लोगों ने चुना था भारत में, तो उन ब्रिटिश इंडिया जो है, तो ब्रिटिश इंडिया में जितने भी लोग प्रेजेंट थे, हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। उन लोगों ने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चूज किया, इलेक्ट किया। और अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को इलेक्ट करेंगे। इस कारण से इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है यहाँ पे। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। लेकिन यहाँ पे केवल इनडायरेक्टली इलेक्टेड नहीं बोलेंगे ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वहां पे नॉमिनेशन की भी बात की गई है। ठीक है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि इसने काफी हद तक अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से रिप्रेजेंटेशन को इंक्लूड किया। अब देखो, अब ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम के तहत जुलाई अगस्त 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए। और ये जो इलेक्शन हुआ ना, इसका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली, और जो 15 सीट बाकी थी, उसमें स्मॉल ग्रुप और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को लोगों ने चुना था। जो प्रिंसली स्टेट है, जिसमें 93 सीट्स थी, वो हमेशा वैकेंट ही रहे। अब क्यों वैकेंट रहे? क्योंकि उन्होंने शुरू से ही असेंबली से दूर रहने का फैसला किया था, क्योंकि उन्हें इस बात की अनसर्टेनिटी थी कि उनका फ्यूचर क्या होगा। जो प्रिंसली स्टेट थे, वो स्टार्टिंग से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहे थे। भले ही ये डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन था ना यहाँ पे, तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि भले ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी, यानी कि डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, इस असेंबली में इंडिया के अलग अलग हिस्सों और अलग अलग आइडियोलॉजी से बड़े बड़े नेता, विद्वान, लॉयर और सोशल रिफॉर्मर्स शामिल थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू, और ऐसे बहुत सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिसमें शामिल थे। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड उठ रही थी, उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कैसे हुआ, वोटिंग का क्या प्रोसेस था, कितनी उसमें सीट्स अलॉट की गई थी, किस बेसिस पर सीट्स का एलोकेशन हुआ था, प्रिंसली स्टेट का इसमें क्या स्टैंड था, जो जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुए, उसके क्या रिजल्ट हुए। अब देखो, अब इस चैप्टर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, अब ये कैसे फंक्शन करेगी। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक, यानी कि जो फर्स्ट मीटिंग थी, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह एक बहुत ही हिस्टोरिक दिन था, लेकिन इस मीटिंग में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बायकॉट किया, और वो अलग ही अपना पाकिस्तान की डिमांड पर अड़े रहे। इस वजह से इस पहली मीटिंग में केवल 211 मेंबर ही शामिल हुए थे। यानी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग का बायकॉट किया, और फाइनली इसमें 211 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया था। इस पहली मीटिंग में फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए सबसे सीनियर मेंबर को असेंबली का टेम्पोररी प्रेसिडेंट चुना गया, और ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फिर उसके बाद सिर्फ 2 दिन बाद ही दिसंबर 11 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया, और उनके साथ एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट और बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे चुन लिया गया। यानी कि पहली मीटिंग कब हुई? तो 9 दिसंबर। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट,
एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट और बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे इलेक्ट कर लिया गया। फिर कुछ समय बाद एक और इसमें रेजोल्यूशन लाया गया कि अब दो दो इसके वाइस प्रेसिडेंट होंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके दो दो वाइस प्रेसिडेंट है, और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट जुलाई 16 1947 को कौन बनते हैं? तो वीटी कृष्णामाचारी। ठीक है। अब इस वर्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। दिसंबर 13 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। यह रेजोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी और उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता था। ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलॉसफी होगा, यानी हम किस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं, उसका फिलॉसफी, उसके फंडामेंटल्स, उसके प्रिंसिपल्स, उसको यह डिफाइन करता था। इस रेजोल्यूशन में कुछ की पॉइंट्स थे। इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक बनाना है, यानी भारत कैसा देश होगा, संविधान के द्वारा भारत को कैसा देश बनाया जाएगा? तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा, एक सॉवरन कंट्री होगा, एक रिपब्लिक होगा। ठीक है। इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो लोगों से पावर डिराइव करेगा। जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे ना, तो उसमें जो पहला लाइन है उसी से आपको इस स्टेटमेंट का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में प्रियम्बल का बेसिस बनता है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है और प्रियम्बल के तौर पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है। सभी लोगों को जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यानी जस्टिस मिलेगा लोगों को, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड अपॉर्चुनिटी होगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, माइनॉरिटीज को सेफ किया जाएगा, वर्ल्ड पीस को प्रमोट किया जाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो की प्रिंसिपल्स थे वो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है। और ये जो है ना, ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, सबसे पहली बात तो इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, सब सिंपल पॉइंट्स है। लेकिन फिर भी अगर आपको डिटेल में ये सब चीज चाहिए तो जब हम लोग प्रियम्बल पे डिस्कशन करेंगे तो वहां पे काफी इजीली, काफी स्मूथली एक एक वर्ड पे हम लोग 5 से 10 मिनट डिस्कशन करेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, इसको 26 जनवरी 1947 को एडॉप्ट कर लिया गया और बाद में यही प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस बनता है। ठीक है। अब यहां एक बड़ा चेंज आता है। जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इस पे हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया था। इसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहाँ एक बड़ा चेंज आता है। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ था तो इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग में 3 मेजर चेंजेस लाए। सबसे पहला है सॉवरन बॉडी। असेंबली को फुल्ली सॉवरन बॉडी बना दिया गया, यानी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अब एब्रोगेट कर सकती है या फिर उसे ऑल्टर कर सकती है। ठीक है। यानी कि अब असेंबली फुल्ली सॉवरन बॉडी बन जाती है। ब्रिटिशर्स के द्वारा कोई भी कानून लाया गया तो ये उसको एब्रोगेट कर सकती है, उसको ऑल्टर कर सकती है। ठीक है। ये असेंबली अब लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। यह जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी यह अब एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई, यानी कि अब इसके 2 रोल आ जाएंगे। अब देखो ये जो चेंजेस है ना, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद आते हैं। यानी सबसे पहला असेंबली को फुल्ली सॉवरन बॉडी बना दिया गया। दूसरा, यह एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। अब लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई, इसका मतलब इसके पास अब 2 रोल आ गए। सबसे पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। ठीक है। दूसरा है कि ऑर्डिनरी लॉ को इनेक्ट करना फॉर द कंट्री। ठीक है। यानी कि इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉस फॉर द कंट्री। अब जब ये इसकी मीटिंग हुई थी, जब असेंबली के लिए यानी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए जब इसकी मीटिंग हुई थी, तब इसको चेयर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इस पॉइंट को ध्यान रखना। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड इसका मीटिंग हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जब लेजिस्लेटिव बॉडी बैठी थी, यानी लेजिस्लेटिव बॉडी ऑर्डिनरी लॉस को इनेक्ट करने के लिए जब ये बॉडी बैठी थी, तब इसको चेयर किसने किया? तो जीवी मावलंकर ने। और ये जो 2 रोल है ना, ये नवंबर
26 1949 तक ये कॉन्टिन्यूड रहे। ठीक है, यानी सबसे पहला चेंज हुआ कि असेंबली को फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना दिया गया। दूसरा, ये लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई, यानी कि अब ये इसके दो रोल मिल गए, कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम करेगी और ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट भी करेगी। ठीक है, अब देखो तीसरा आता है स्ट्रेंथ से रिलेटेड, यानी जो सीट्स वगैरह थी उसमें अब रिडक्शन होता है। मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने असेंबली से विड्रॉ कर लिया क्योंकि इंडिया का पार्टीशन हो चुका था। इससे असेंबली के जो टोटल सीट्स थी 389 वो घटकर अब 299 हो गई। ठीक है, अब देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद भारत को आजादी मिल गई, पाकिस्तान एक अलग डोमिनियन बन गया, इंडिया एक अलग डोमिनियन बन गया। तो पहले कितनी सीट्स थी? 1946 में कितनी सीट्स थी? 389। अब जब पार्टीशन हो गया है, मुस्लिम लीग ने विड्रॉवल ले लिया था पहले ही, तो अब सीट्स जो होंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें रिडक्शन होगा। तो अब 389 से घटकर ये 299 हो जाती है। ब्रिटिश प्रोविंसेस के पास 229 और प्रिंसली स्टेट्स को 70 सीट्स मिलती है। ठीक, अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने कुछ और भी फंक्शंस परफॉर्म किए, यानी कि इसके अलावा संविधान सभा ने कुछ और इंपॉर्टेंट काम किए। मई 1949 में कॉमनवेल्थ की इंडिया की जो मेंबरशिप थी उसको रेटिफाई किया गया। अब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या होता है ये लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो रेटिफिकेशन का प्रोसेस किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। जुलाई 22 1947 को नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम को जैन 24 1950 को एडॉप्ट किया गया। नेशनल सॉन्ग को जैन 24 1950 को एडॉप्ट किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी जैन 24 1950 को एक्सेप्ट किया गया। अब देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इसके कुल 11 सेशन हुए थे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये 18 और 17 चलते रहता है, लेकिन आप 18 पे लेके चलो। यहाँ पे 2 साल 11 महीने और 18 दिन, और इस पर अप्रोक्सीमेटली 64 लाख रुपीज का खर्चा आया था। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर कितना खर्चा हुआ संविधान बनाने समय? तो 64 लाख। कितने सेशन हुए थे? तो 11 सेशन हुए थे। कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन। तो अब मैं आपको एक चीज सिंपल बोल सकता हूं कि संविधान सभा की पहली मीटिंग से लेकर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तक हमने उसकी पूरी कार्यवाही समझ ली है। अब आप सिंपली यह सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार एक साथ बना कैसे? इसके लिए संविधान सभा ने अलग अलग एरियाज पर काम करने के लिए कई सारी कमिटीज या फिर समितियां बनाई थी। लक्ष्मीकांत में इन कमिटीज को डिटेल में मेंशन किया गया है और ये यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लक्ष्मीकांत में ना इन कमिटीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेजर कमिटीज बड़ी समितियां और माइनर कमिटीज यानी कि छोटी समितियां। हम पहले मेजर कमिटीज पे फोकस करेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बहुत ही प्रमुख कमिटीज और उनके चेयरमैन के साथ। इन चेयरमैन के नाम याद रखना प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, मेजर कमिटीज एंड देयर चेयरमैन। तो सबसे पहली कमेटी आती है यूनियन पावर कमेटी। इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, इसको हिंदी में जो यूनियन पावर कमेटी है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं संघ शक्ति समिति, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि यूनियन की पावर से ये रिलेटेड थी। यूनियन पावर कमेटी, नाम से ही आपको कमिटीज का मतलब समझ आ जाएगा। यूनियन पावर कमेटी यानी यूनियन का पावर से रिलेटेड है। फिर आता है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी चेयरमैन कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। फिर आता है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब अगला आता है आपको एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इसके भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसके कुछ सब कमिटीज और उसके भी चेयरमैन हैं, तो ये आप बुक में आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, अब एक और कमिटी आती है इंपॉर्टेंट, वो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। स्टेट्स कमिटी यानी कि स्टेट के साथ नेगोशिएट करने के लिए थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी इसके आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि प्रारूप समिति। अगर कोई एक जो कमेटी है जो आपको याद रखनी है तो वो यही कमेटी है। ऊपर वाले कमेटीज को अगर आप इग्नोर भी कर देते हो तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस कमेटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसको पूरी तरीके से आपको अपने माइंड में रिटेन करना होगा। और ये जो कमेटी है ना, इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी बोला जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन है वो अगस्त 29 1947 को हुआ था। इन सभी के नाम याद रखना प्रीलिम्स के लिए बहुत क्रूशियल है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसमें टोटल 7 मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे, यानी एक हो गए इसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब कितने नाम बच रहे हैं? तो लगभग 6 नाम आपको बच रहे हैं। तो अब देखो इनके नाम: एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टीटी कृष्णामाचारी। ठीक। अब ये जो एन माधव राव हैं, इन्होंने बीएल मित्तर को रिप्लेस किया था, क्योंकि बीएल मित्तर के हेल्थ इश्यूज से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उससे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। यानी एन माधव राव ने किसको रिप्लेस किया? तो बीएल मित्तर को। यानी पहले कौन थे इसमें? बीएल मित्तर। बीएल मित्तर के बदले कौन आ रहे हैं? तो आपके एन माधव राव आ रहे हैं। फिर टीटी कृष्णामाचारी, इन्होंने डीपी खेतान को रिप्लेस किया था, क्योंकि डीपी खेतान की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, जिसे फेब 1948 में पब्लिश किया गया। लोगों को और पब्लिक को इस पर कमेंट और सजेशन देने के लिए टाइम भी दिया गया। फिर इसके बाद लोगों के सजेशन और कमेंट के बाद जो इसका दूसरा ड्राफ्ट था वो अक्टूबर 1948 में पब्लिश किया गया। तो अब हमने देखा कि कैसे संविधान सभा ने अलग अलग कमिटीज के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार किया। ये माइनर कमिटीज हैं, जिसको आप नॉर्मल अपना रीडिंग कर सकते हो। ठीक। तो अब देखो, अब तक हमने देखा कि कैसे संविधान सभा ने अलग अलग कमिटीज के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेमवर्क तैयार किया। अब सवाल ये है कि ये जो मास्टरपीस है इसको फाइनली इनेक्ट और इन्फोर्स कैसे किया गया, और इसके लिए कौन कौन सी डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने, अभी हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में चर्चा की थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया, जिसे नवंबर 4 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने असेंबली में इंट्रोड्यूस किया, और इस ड्राफ्ट पर 3 रीडिंग्स हुई थी। ठीक है। यानी कि देखो, फाइनल जो ड्राफ्ट है इसको फाइनली नवंबर 4 1948 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इस पे टोटल 3 रीडिंग्स हुई थी। ठीक। जो पहली रीडिंग है वो नवंबर 4 1948 को शुरू हुई, और इस पर 5 दिन तक डिस्कशन चला। इसमें ड्राफ्ट पर सिंपल जनरल डिस्कशन हुआ था। जो सेकेंड रीडिंग है, यानी कि पहली रीडिंग में ड्राफ्ट पर जनरल डिस्कशन हुआ, जो सेकेंड रीडिंग है ये नवंबर 15 1948 को शुरू हुई और अक्टूबर 17 1949 तक चली। ये सबसे बड़ी डिटेल्ड रीडिंग थी, इसे ध्यान में रखना है। जो दूसरी रीडिंग थी ना, वो सबसे बड़ी डिटेल्ड रीडिंग थी, जिसमें हर एक क्लॉज पर डिबेट और डिस्कशन हुआ, हजारों अमेंडमेंट प्रोपोज किए गए, और उसमें कई सारे एक्सेप्ट भी हुए। अब सेकेंड रीडिंग के बाद आता है थर्ड रीडिंग। जो थर्ड रीडिंग है ये नवंबर 14 1949 को शुरू हुआ, और इसमें सिर्फ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, इसका मोशन लाया गया। ठीक है। अब देखो, अब अगला हम लोग यह बात बोल सकते हैं कि जो हिस्टोरिक डेट है हमारा नवंबर 26 1949, इस दिन संविधान सभा ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पास्ट डिक्लेयर किया। यानी नवंबर 26 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया। डेट ऑफ एडॉप्शन कब है? नवंबर 26 1949। इस दिन हमारे प्रियम्बल में मेंशन है एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप प्रियम्बल, मैंने अभी पहले ही मेंशन किया है जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आपको क्लियर करा रहा था,
प्रियम्बल में क्लियर मेंशन है, एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो प्रोविजंस है ना, उनको नवंबर 26, 1949 को ही लागू कर दिया गया था। पूरा संविधान इस दिन लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसके कुछ प्रोविजंस अप्रोक्स 15 आर्टिकल्स को नवंबर 26, 1949 को ही लागू कर दिया था, जैसे सिटीजनशिप, नागरिकता, इलेक्शन, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। ठीक है, यानी कि लगभग 15 आर्टिकल्स को इस दिन लागू कर दिया गया तत्काल रूप से। लेकिन जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 26 ऑफ जैन 1950 को लागू किया गया, और इस दिन को डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है, ये जो 26 जैन 1950 है, इसको डेट ऑफ कमेंसमेंट के तौर पे जाना जाता है, यानी कि संविधान के लागू होने की तिथि। और इस दिन हमारे देश में रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। सवाल यह है कि जनवरी 26 को ही आखिरकार क्यों चुना गया? क्योंकि बहुत जगह आप देखोगे कि लोग आपसे पूछ देते हैं जनरली कि 26 जैन 1950 को रिपब्लिक डे मनाते हैं, 15 ऑफ अगस्त 1947 जो है इसको इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाते हैं। तो चलो 15 अगस्त का लोग तो आपसे पूछते हैं तो आप बता देते हो कि भारत को आजादी मिली, लेकिन यहाँ पे एस्पेरेंट्स को भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आखिरकार 26 ऑफ जैन को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं और 26 ऑफ जैन हिस्टोरिक डेट क्यों है। ठीक है, तो इसका भी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। 1930 में इसी दिन 26 जैन को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डे मनाया था। उस टाइम डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज किया गया था लाहौर सेशन 1929 के बाद, और उसे एक इंपॉर्टेंट सिंबल बनाया गया था। इस हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस को कमेमोरेट करने के लिए हमारे नेशन ने जनवरी 26, 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन की एनफोर्समेंट के डेट को चूज किया। संविधान सभा की जो आखिरी बैठक थी वो जैन 24, 1950 को हुई थी। ठीक है, ये जो भी मैंने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए आपसे, ये सारा यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हिस्टोरिक रीजन इसका क्या है कि पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर हुआ था, मनाया गया था जैन 26, 1930 को, और जो आईएनसी का लाहौर सेशन था 1929 में, उसमें इसको पास किया गया था। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अंतिम बैठक थी वो जैन 24, 1950 को किया गया था। इसमें नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट चुना गया, और जनवरी 26, 1950 से लेकर 1952 में पहले जनरल इलेक्शन होने तक, यानी हमारे देश में, यानी जब भारत आजाद हुआ तो पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था, इस बात को ध्यान में रखना, यहां भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जनवरी 26, 1950 से लेकर जब तक हमारा पहला जनरल इलेक्शन हुआ 1952 में, संविधान सभा ने ही प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में काम किया था। ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी यही पार्लियामेंट का काम कर रही है, प्रोविजनल पार्लियामेंट, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने कैसे जाएंगे। भारत आजाद हो गया है, अब भारतीयों को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शन किया जाएगा, इलेक्शन होगा, फिर ये लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे, लेकिन इलेक्शन होगा तब नहीं ये बैठेंगे, पहला जनरल इलेक्शन होता है 1952 में, तब तक, यानी कि जैन 26, 1950, यानी जब भारत रिपब्लिक बना उस समय से लेकर 1952 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पर काम किया। तो ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने और लागू होने की कहानी। लेकिन हर बड़े काम की तरह संविधान सभा और उसके बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन पर भी कुछ आलोचनाएं की गई, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस पर भी कुछ आलोचनाएं की गई। यूपीएससी के लिए इन क्रिटिसिज्म को समझना और उसका काउंटर आर्गुमेंट पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म नहीं किया जा रहा है अभी क्रिटिसिज्म किया जाएगा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका गठन कब हुआ था, 1946 में। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म आप देखो, नॉट अ सॉवरेन बॉडी। क्यों? बिकॉज इट वॉज फॉर्म्ड अंडर ब्रिटिश proposals that was कैबिनेट मिशन प्लान। यानी जो क्रिटिक हैं, जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं, उनका यह कहना है कि भैया ये तो सॉवरेन बॉडी थी ही नहीं,
ये एक संप्रभु निकाय बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मिशन प्लान के प्रपोजल के तहत बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद इनका और क्या कहना है, तो इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, क्योंकि इसके जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए गए थे बाय एडल्ट फ्रेंचाइज। ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ आना चाहिए। क्यों? ऊपर वाला पॉइंट भी आपको क्लियरली समझ आना चाहिए, क्योंकि वो मैंने डिटेल में बताया स्टार्टिंग में, डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वहां कैबिनेट मिशन के बारे में मैंने आपको बताया। ये जो दूसरा पॉइंट है, ये किस मोड में इलेक्शन होगा, कैसे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किस बेसिस पे चुने जाएंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे चुने जाएंगे कि डायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे चुने जाएंगे, इस पे भी मैंने डिटेल डिस्कशन किया था अभी। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए एकदम माइंड में। तीसरा आता है टाइम कंज्यूमिंग, ये पॉइंट भी आपका क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि ये भी मैंने बताया है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसमें, इसको बनाने में। ठीक, फिर उसके बाद ये देखो, ये जो चौथा पॉइंट है, इट वाज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। ठीक है, यानी सबसे पहला क्रिटिक क्या है कि इट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। फिर इसका है कि इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे चुना गया था इन लोगों को। फिर आता है कि टाइम कंज्यूमिंग, समय बहुत ज्यादा लगा था, 2 साल 11 महीने का का समय लगा था। और उनका क्रिटिक का ये भी कहना था कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ 4 महीने में ही बन गया था, और हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग रहे हैं। अब ये जो अगला है, ये आता है कि इट वॉज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। क्रिटिक्स ने कहा कि संविधान सभा पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेशन बहुत ज्यादा है, इनके पास ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है। ठीक है, उसके बाद आता है कि इट वॉज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस, यानी कि वकील लोगों का, राजनीतिज्ञों का इस पे प्रभुत्व बहुत ज्यादा था। ये भी कहा गया कि असेंबली में ज्यादातर लॉयर और पॉलिटिशियन थे, और दूसरे प्रोफेशन के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा कम थे इसमें। ठीक है, अब अगर इसका काउंटर आर्गुमेंट देखते हैं हम लोग, जो कि पहला पॉइंट है कि इट वाज नॉट अ सॉवरेन बॉडी, यानी कि ब्रिटिश प्रपोजल यानी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसको बनाया गया था, तो इसके काउंटर आर्गुमेंट में आप क्या लिख सकते हो? ये देखो, ये मेंस का जब आंसर राइटिंग करोगे आप, या फिर इंटरव्यू की तैयारी करोगे, इंटरव्यू दोगे, तो उस समय ये काम आएगा आपको। तो इसमें ये हम लोग बोल सकते हैं कि यह पूरी तरीके से ब्रिटिश प्रपोजल्स के अंतर्गत तो नहीं थी, क्योंकि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, उसके बाद असेंबली को फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना दिया गया। बनाया तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था, लेकिन इसको फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना दिया गया। इसने ब्रिटिश लॉ को एब्रोगेट भी किया, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यह सॉवरेन थी। ठीक है, तो इसके काउंटर आर्गुमेंट में हम लोग ये बात बोल सकते हैं। फिर जो ये दूसरा है कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ऑल्दो इट इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इस असेंबली में इंडिया के हर रीजन, हर कम्युनिटी और हर मेजर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग शामिल थे। इसमें प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जैसे नेहरू, पटेल, अंबेडकर, मौलाना आजाद, सरोजनी नायडू और बहुत से माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। इसने देश के डाइवर्सिटी को काफी हद तक रिप्रेजेंट किया था। तो इस कारण से यह बात बोलना कि इट वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बिकॉज इट वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, ये बात गलत हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो काउंटर आर्गुमेंट भी आपको अपना तैयार करके चलना है। ठीक, अब तीसरा जो इसका क्रिटिक है टाइम कंज्यूमिंग, इसमें आप ये बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा और डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक इतने बड़े और डाइवर्स देश के लिए डिटेल्ड प्रोविजन बनाना और सभी स्टेक होल्डर्स की बात सुनना बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ज्यादा छोटा है, और वहां एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट भी था। हमारे यहाँ का कॉन्टेक्स्ट दूसरा था। हमारे यहाँ हमारा जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, अब अगला काउंटर आर्गुमेंट तैयार करना है आपको कांग्रेस के डोमिनेशन से रिलेटेड। कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। ठीक है, और जो फ्रीडम स्ट्रगल के बाद भी लीड कर रही थी, यानी फ्रीडम स्ट्रगल से पहले भी ये लीड कर रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद भी ये लीड कर रही थी। और कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे, और उन्होंने माइनॉरिटीज, विमेन और इंडिपेंडेंट्स को भी रिप्रेजेंट किया था, यानी सबको रिप्रेजेंटेशन मिला था। ऐसा नहीं है केवल कांग्रेस के लोग इसमें डोमिनेशन कर रहे थे। फिर अगला क्रिटिक है आपका कि
डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस। तो लॉयर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स का होना एक कॉम्प्लिकेटेड लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रिकेसीज को समझने और ड्राफ्ट करने की एक्सपर्टीज थी। इस कारण से इनको शामिल किया गया था, लॉयर्स और पॉलिटिशियंस को। तो ठीक है, यानी अब हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो समाप्त होता है यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड में क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने यह देखा कि ब्रिटिशर्स का इस पे क्या रिस्पॉन्स था, यानी इंडियंस ने जो डिमांड कर रहे थे उस पे ब्रिटिशर्स ने क्या क्या रिस्पॉन्स किया। फिर इसके कॉम्पोजिशन को हमने देखा कि 389 मेंबर्स थे, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसको गठित किया गया था। जो 389 मेंबर्स थे इसमें 296 सीट्स जो है ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी। इसमें 292 मेंबर्स जो गवर्नर प्रोविंसेस थे उनके पास और 4 चीफ कमिश्नरी के पास थे। इन सीट्स का बेसिस क्या था, इनका इलेक्शन मेथड क्या था, कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन था कि नहीं था, प्रिंसली स्टेट्स का क्या स्टैंड था, फिर फाइनली इलेक्शन हुआ कैसे, कब इलेक्शन हुआ, किसको कितनी कितनी सीट्स मिली, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गई तो उसकी मीटिंग कैसे हुई, इसने फंक्शन कैसे किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ये हमने देखा। फिर जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन से चेंजेस हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और कौन कौन से फंक्शन किए, इसको बनाने में कितना समय लगा, कितना पैसा खर्च हुआ, कौन कौन सी मेजर कमिटीज थी, माइनर कमिटीज थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हमने देखा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हो गया तो इसका इनेक्टमेंट कैसे हुआ, इसका एनफोर्समेंट कैसे हुआ। फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे हमने क्रिटिक्स को भी देखा और उसका काउंटर आर्गुमेंट भी हमने तैयार किया। अब देखो, अब ये आपके लिए है। मैंने यूपीएससी प्री लेवल के लगभग 10 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए ऑप्शन के साथ। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ पूरा जो वीडियो लेक्चर है इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रोवाइड करा ही दिया है, ठीक है। अब देखो, अब लास्ट में मेंस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। आप 150 वर्ड्स में इसको लिखना है, आप इसको लिखो। और मैंने जो चैनल बनाया है यूपीएससी डिकोड डिस्कशन का, अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है वीडियो लेक्चर में, अभी तक ये लगभग 9वां वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेकर वीडियो में अभी तक अगर आपको माइंड में कोई भी डाउट आता है, कोई भी माइंड में आपको अगर एनालॉजी खुद से आती है, कोई एनालिसिस आप करते हैं और आपको उस पर डाउट आता है, अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप उसमें आके जुड़ सकते हैं और आप उसमें अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, आपको सडन रिस्पॉन्स मिलेगा।